बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट लेक्चर कल था और मैंने उसमें सिर्फ आपको 5 बातें बताई थी। बात नंबर 1 क्या थी? नॉर्मल टैक्स क्या है। इनकम टैक्स पढ़ाना शुरू किया था, उसमें पहली बात ये बताई थी कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है। 12 माह का पीरियड जो 30 जून पर ख़त्म हो उसे नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। येस और नो? दूसरे नंबर पे क्या बात बताई थी? स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? 12 माह का पीरियड जो 30 जून पे ख़त्म ना हो वो स्पेशल टैक्स ईयर। तीसरी बात क्या बताई थी? नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाना हो तो किसको दरख्वास्त देंगे? कमिश्नर क्या देखेगा? कंपेलिंग नीड देखेगा। कमिश्नर कंपेलिंग नीड देखेगा। अगर कंपेलिंग नीड हुई तो कमिश्नर इजाजत दे देगा, लेकिन इजाजत देने के बाद भी विड्रॉ कर सकता है। अगर कमिश्नर को लगा कि कोई कंपेलिंग नीड नहीं है तो कमिश्नर क्या करेगा? इजाजत नहीं देगा। सर जी विड्रॉ का मतलब होता है हाँ हाँ करके ना करना। अगर कमिश्नर को लगा कि इजाजत नहीं देनी चाहिए तो वो ना कर देगा, हाँ करेगा ही नहीं। और अगर कमिश्नर ने ना कर दी तो टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वो बोर्ड के पास चला जाए और बोर्ड को कहे एक रिव्यू एप्लीकेशन दे दे कि भाई इस दरख्वास्त पर नजर सानी करें और बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। 3 बातें ये थी। चौथी बात क्या थी? नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाते वक्त जो दरमियानी पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और 5वीं बात क्या थी? डिनोट किससे किया जाएगा कोई भी पीरियड, कोई भी टैक्स ईयर? तो हमने कहा था अगर तो नॉर्मल टैक्स ईयर है तो जिस साल वो ख़त्म होगा उसको उससे डिनोट किया जाएगा। अगर टैक्स ईयर है 30/6/2021 पर ख़त्म हुआ है तो भाई क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर है तो उसे टैक्स ईयर 2021 से डिनोट किया जाएगा। हाँ अगर कोई नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है और स्पेशल टैक्स ईयर है और सवाल ये पैदा होता है कि उसे किससे डिनोट किया जाएगा, तो उसके बारे में हमने क्या कहा था कि 3 स्टेप है। सबसे पहले डेट ऑफ ईयर एंड देखो, फिर उसके बाद मंथ ऑफ ईयर एंड देखो, फिर उसके बाद देखो ये मंथ 1 से 6 है या 7 से 12 है। चूंकि अगर 1 से 6 होगा तो 1 से 6 होगा तो सेम टैक्स ईयर से डोनेट करेंगे, लेकिन अगर 7 से 12 होगा तो +1 करते हैं। सर यही बातें थी। ये टोटल 5 बातें आपके साथ मैंने कल की थी। आज मुझे थोड़ा सा आगे चलना है। सर जी कुछ सवाल है तो पूछिए। लाइन है उसका, उसकी रीजन है स्पेशल टैक्स ईयर में जी सर। ये दूसरी लाइन डिनोटेड बाय प्लेजर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। सर ये एक लाइन है जो भाई ने कहा इसकी समझ नहीं है। शैल बी डिनोटेड बाय द रेलेवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। 2 बातें आप पूछ सकते हैं इसी सवाल को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। पहला सवाल देखिए सर, ये जो आपने कहा कि पहले ईयर एंड की डेट देखेंगे फिर मंथ देखेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ? तो इसका जवाब है ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये असल में इस लाइन की इंटरप्रिटेशन है। देखिए वो कहता है स्पेशल टैक्स ईयर को डिनोट किया जाएगा, शैल बी डिनोटेड बाय द उस टैक्स ईयर से जो जब स्पेशल टैक्स ईयर जब खत्म हो रहा है वो जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में खत्म हो रहा है इसको उससे डिनोट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल स्पेशल टैक्स ईयर था 1/1/2021 से 31/12/2021। अब स्पेशल टैक्स ईयर कब खत्म हो रहा है? 31/12/2021 को। वो कहता है
shall be denoted by the calendar year relevant to normal tax year in which the closing date of special tax year fall. Closing date of special tax year किस normal tax year में fall करती है? 31/12/2021 की तारीख किस नॉर्मल टैक्स में फॉल करेगी? ये फॉल करेगी 1/7/2021 से 30/6/2022। यार इसी टैक्स ईयर में फॉल करेगी ना। स्पेशल टैक्स ईयर का आखिरी दिन जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करेगा इसको उससे डिनोट किया जाएगा, और इसको असल में इसीलिए हम कहेंगे कि ये टैक्स ईयर 2022 है। मैंने आपको इसी लाइन को आसान करके ये कहा कि 1 से 6 देखे, 7 से 12 देखे, 7 से 12 तो +1 करें, वो असल में इसी लाइन का ही एक्सट्रैक्ट है और उसे आसान किया गया। सर समझ आ रही है? किस भाई ने सवाल किया था? आपने सवाल किया था। सर क्लियर हो गया? डिनोट किया, स्पेशल टैक्स ईयर डिनोट किया जाएगा उस टैक्स ईयर से जब स्पेशल टैक्स ईयर की ईयर एंड जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल किया इसको उससे डिनोट किया जाएगा। और उसको मैंने आपको असल में इसी का ही एक्सट्रैक्ट बताया था जो मैंने आपको 1 से 6 और 7 से 12 बताया। लो सर, और कोई सवाल? अच्छा सवाल था, और कोई सवाल? लो सर, अब हम शुरू करने लगे आज की बात। सबसे पहली बात जो आपने आज मैंने बतानी है, आज की नई बात, वो है इनकम की डेफिनेशन। सारी बात है इनकम टैक्स है, तो इनकम क्या है? आपकी मेरी ज़बान और आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इनकम को कैसे डिफाइन कर रहा है ये पढ़ाने लगा। वो कहता है हर वो अमाउंट जिस पर टैक्स लगना हो, हर वो अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स हो उसको इनकम बोलते हैं। हर वो अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स हो उसको इनकम बोलते हैं। यानी वो अमाउंट जिस पे टैक्स लगना है, वो कमाई जिस पे टैक्स लगना है वो इनकम। दूसरा, हर वो अमाउंट जिस पर टैक्स डिडक्ट हो या कलेक्ट हो। रुक जाएं, डिडक्शन और कलेक्शन एक ऐसी बात है जो कि आज से शुरू हुई है, और अगर आप इस फील्ड से मुंसलिक रहे तो आपकी ज़िंदगी में साथ चलेगी। मैं चाहता हूँ यहाँ पर रुक के ज़रा एक बार इसको पक्का कर देता हूँ। डिडक्शन ऑफ टैक्स क्या होता है और कलेक्शन ऑफ टैक्स क्या होता है? मुझे SBI वालों ने सैलरी दी, लेट से 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मुझे सैलरी दी, मुझे पूरी सैलरी नहीं दी, बल्कि 10,000 टैक्स काटने के बाद मेरे अकाउंट में 90,000 आए। मेरी सैलरी कितनी है? 1 लाख। 10,000 पे टैक्स कट गया, मुझे कितने मिले? 90,000। ये जो टैक्स कटना है इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब मैं जुमला बदल रहा हूं। जब मैंने किसी से पैसे वसूल करने हों और मुझे टैक्स कट के मिले, इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। सर जी, बैंक ने मुझे प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट पे किया, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मेरा बनता था, उन्होंने मुझे 15,000 रुपये काट के 85,000 रुपया पे किया है। मुझे बैंक ने 1 लाख देना था, 15,000 काट के 85,000 मेरे अकाउंट में मुझे अदा किया, बाकी 15,000 का टैक्स काट लिया। जब मैंने किसी से पैसे वसूल करने थे तो टैक्स कट के मुझे मिले, इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। इसका मतलब यह है कि SBI क्या कर रहा है? टैक्स डिडक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि बैंक मुझे इंटरेस्ट पे करते वक्त क्या कर रहा है?
टैक्स डिडक्ट कर रहा है, टैक्स काट के पेमेंट कर रहा है। अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन या डिडक्शन ऑफ टैक्स। ये आ गई हमारी डिडक्शन ऑफ टैक्स की बात। अब अगली बात करता हूं कलेक्शन ऑफ टैक्स। हमने जैज का लोड खरीदना होता है, 100 रुपये का लोड खरीदें तो कितने पैसे बैलेंस में आते हैं? 80 रुपये आते हैं मेरा ख्याल है, ठीक है, प्रिसाइजली। एग्जैक्ट फिगर को अभी छोड़ दें और कॉन्सेप्ट समझें। 100 रुपये का बैलेंस दे मैं 100 रुपये दुकानदार को देता हूँ और उसे कहता हूँ मुझे बैलेंस दे दे, तो वो मुझे कितने रुपए देगा? मेरे पास कितने पैसे आएंगे मेरे अकाउंट में? 80 रुपये। मेरा आपसे सवाल ये है, मैंने दिए तो 100 है, मुझे चीज़ 80 की मिल रही है, ये 20 रुपये कहाँ जा रहे हैं? टैक्स है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्या सिखाना चाह रहा हूँ, जब मैंने कोई चीज़ लेनी थी या मैंने कोई चीज़ ली और उसकी पेमेंट की और पेमेंट करते वक्त टैक्स शामिल करके पेमेंट की, इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स। मैंने 80 रुपये का बैलेंस खरीदना था, मैंने उसमें 20 रुपये का टैक्स शामिल करके जैज वालों को दिया और उन्होंने मेरे अकाउंट में 80 रुपये भेजे और 20 रुपये उन्होंने FBR को भेज दिए। तो जैज वाले क्या कर रहे हैं? टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो डिडक्शन और कलेक्शन में क्या फर्क हुआ? जब मैंने पैसे वसूल करने थे, टैक्स कट के मुझे मिला, इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। जब मैंने पैसे अदा करने थे, टैक्स के समेत टैक्स शामिल करके मैंने पैसे अदा किए और जो बंदा इसको कलेक्ट करेगा उसे उस केस में उसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स। जिसको पेमेंट किया वो टैक्स कलेक्ट करेगा। डिडक्शन ऑफ टैक्स में जिससे पैसे लिए उसने टैक्स काट के दिए, उसने भी आगे FBR को जमा कराना है। कलेक्शन ऑफ टैक्स में जिसको पैसे दिए, टैक्स शामिल करके दिए, उसने भी टैक्स का पैसा आगे FBR को जमा करवाना है। वन इज डिडक्शन ऑफ टैक्स, द अदर इज कलेक्शन ऑफ टैक्स। डिडक्शन ऑफ टैक्स के केस में मैंने पैसे वसूल करने थे, टैक्स कट के मिला। कलेक्शन ऑफ टैक्स के केस में मैंने पैसे अदा करने थे और टैक्स शामिल करके अदा किए। बोलेगा तो नहीं? सर मैंने वापडा का बिल जमा कराना था, उसके अंदर इनकम टैक्स भी लिखा हुआ था, मैंने इनकम टैक्स की अमाउंट शामिल करके बिल जमा कराया है। वापडा वालों ने टैक्स को कलेक्ट किया है, वापडा वालों ने टैक्स को कलेक्ट किया। मैंने पैसे वसूल करने थे, SBI वालों ने टैक्स काट के मुझे पैसे दिए हैं, SBI वालों ने टैक्स डिडक्ट किया है। दोनों केस में पैसे कलेक्ट होके भी FBR के पास जा रहे हैं, पैसे डिडक्ट होके FBR के पास जा रहे हैं। बहरहाल वो अमाउंट जिस पे टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट हो, टैक्स वाले उसको भी इनकम कहते हैं अंडर FTR। ये FTR क्या है? इसका मतलब होता है फाइनल टैक्स रिजीम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैंने ये वाला टॉपिक कराना है, अभी इसको एड्रेस नहीं कर रहा। ये दोनों बातें समझ आई? ओए हाँ ना दे करो यार, मेहरबानी आपकी। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, कुछ चीजें सचमुच में इनकम नहीं होती लेकिन उन्हें इनकम ट्रीट किया जाता है। मैं मिसाल दे रहा था, यहाँ पर भी एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं अपने ताया ससुर की तरफ जाता हूँ ना, तो वो बहुत प्यार से मुझे ट्रीट करते हैं, मुझे बिठाते हैं, बेटे क्या हाल है, कैसा चल रहा है, क्या खाओगे, क्या पियोगे। मैं उनका दामाद हूँ नहीं, लेकिन वो मुझे दामाद ट्रीट करते हैं। यार मेरी बात समझिए,
हालांकि मैं उनका दामाद नहीं हूँ, मैं तो अपने ससुराल में, मैं तो अपने ससुर का दामाद हुआ ना, लेकिन वो मुझे दामाद ट्रीट करते हैं। ठीक हो गया, लड़कों को पक्की समझ आ गई है। वो मुझे दामाद ट्रीट करते हैं। इसी तरह ही बास इनकम नहीं होता, लेकिन इनकम ट्रीट किया जाता है, समझा जाता है कि इनकम कमाई है, हालांकि सचमुच में नहीं होती। पिछले साल प्लॉट खरीदा था, अभी भी प्लॉट वैसे ही पड़ा हुआ है। टैक्स वाले कहते हैं समझा जाएगा आपने उस प्लॉट की फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर इनकम कमाई है। वो कोई भी नहीं कमाई, अल्लाह की कसम कोई नहीं कमाई। टैक्स वाले कहेंगे ठीक है, समझा जाएगा। मेरे बच्चे हैं छोटे, तो वो दोनों आपस में खेल रहे हैं। मैंने वैसे ही गौर किया, तो वो मेरी बेटी कहती है कि मैं पापा होती, यानी मेरी बेटी उसको छोटे को कह रही कि मैं पापा होती तो तुम मेरे बेटे होते। अब वो पापा नहीं है, लेकिन उस गेम के अंदर समझा जाएगा कि वो पापा है और वो उसका बेटा है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये जिस तरह हम खेलते हैं, ये टैक्स वाले हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, प्रॉपर्टी पड़ी है, समझा जाएगा कि इस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, समझा जाएगा कि इससे 5 लाख रुपए इनकम जनरेट हुई है, चाहे वो प्रॉपर्टी वैसे ही पड़ी रहे, समझा जाएगा कि इनकम जनरेट हो रही है। इसको कहते हैं डीम्ड इनकम। ये सचमुच की इनकम नहीं है, बल्कि डीम्ड इनकम है। किधर गए, किस भाई ने पूछा? ये सर जी चैप्टर नंबर 9 में बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा डीम्ड इनकम, ठीक है। एनी लॉस ऑफ इनकम। हमारे एक दोस्त है, कहते हैं यार इस साल बड़ा नुकसान हुआ। मैं क्या नुकसान हुआ? कहता पिछले साल मैं 100 रुपए की चीज़ लेके 150 की बेचता था, इस साल मैं 100 रुपए की चीज़ लेके 140 की बेची, 10 रुपये नुकसान हो गया। मैं कहा ये नुकसान नहीं है। कहता नुकसान है। मैंने कहा ये नफ़े में से नुकसान है, असल नुकसान नहीं है। एक बंदा 100 रुपए की चीज़ लेके 90 की बेचता है, इसको कहते हैं नुकसान, यस और नो। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं ज़्यादा समझदार, वो कहे 100 की चीज़ मैंने 150 की बेचनी थी, मैंने कितने की बेची? 140 की, ये मेरा नुकसान। मैं कहा ये नुकसान नहीं है, ये क्या है? नफ़े में नुकसान है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? प्रॉफिट में कमी हो गई है। अच्छा, ये लॉस ऑफ इनकम, टैक्स वाले इस लॉस ऑफ इनकम को भी इनकम ट्रीट करते हैं कुछ केसेस में। इंशाल्लाह आपको ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर ये वाली डिस्कशन आती है। बातें चारों ख़त्म हो गई। वो अमाउंट जिस पे टैक्स लगना है वो इनकम है, वो अमाउंट जिस पे टैक्स डिडक्ट हो कलेक्ट होता है अंडर FTR वो इनकम है, वो अमाउंट जिसको इनकम ट्रीट किया जाए वो इनकम है। एनी लॉस ऑफ इनकम वो इनकम है। सर एक बार रीड करें फिर आगे चलते हैं। एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन सवाल किया कि डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स कैसे इनकम होगी। वो अमाउंट जिस पे टैक्स कटा है वो इनकम है, वो अमाउंट जिस पे टैक्स कलेक्ट हुआ है वो इनकम है। तो डिडक्शन ऑफ टैक्स और कलेक्शन ऑफ टैक्स इस तरह इनकम होगी। अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। अगली बात जो आपके साथ करनी है, सबसे पहले ये है कि जी हेड्स ऑफ इनकम कौन से होते हैं। हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं, सैलरी है, प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है और इनकम। जुमला कीमती है, जरा सुनिएगा। किसी भी हेड ऑफ इनकम में उसके सामने जो अमाउंट लिखी होती है वो कैसे आती है? वो कहता है उस हेड ऑफ इनकम के अंदर उस साल के अंदर जितने पैसे कमाए माइनस उस हेड ऑफ इनकम के अंदर उस साल के अंदर जितने पैसे खर्च किए,
जो अमाउंट बचेगी वो उस हेड ऑफ इनकम के सामने लिखी जाएगी। मिसाल लीजिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस के सामने लिखा हुआ है 100 रुपये। इस हेड ऑफ इनकम में, इस हेड ऑफ इनकम के अंदर हमने 180 रुपये कमाए, 80 रुपये खर्च किए, बकाया क्या रह गया? 100 रुपये रह गया। ये 100 इसके सामने लिख दिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखा हुआ है -20। ऐसा भी हो सकता है, वो कहता है अगर आपने किसी हेड ऑफ इनकम के अंदर किसी साल में जितने पैसे खर्च किए वो ज्यादा थे और जितने पैसे कमाए कम थे, तो क्या होगा? किसी हेड ऑफ इनकम में किसी साल के अंदर जितने पैसे खर्च किए माइनस उस हेड ऑफ इनकम में उस साल के अंदर जितने पैसे कमाए, उसको लेस कर देंगे। तो खर्चा जितनी अमाउंट से ज्यादा होगा, समझा जाएगा उतनी अमाउंट से उस हेड में लॉस हो गया है। प्रॉफिट के साथ लफ्ज लिखा जाता है अर्नड अ प्रॉफिट, अर्नड इनकम। लॉस के साथ लिखा जाता है सस्टेन्ड लॉस। वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है ये बता रहा हूँ, सस्टेन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी हमारी भी पूरी थी आपके टाइम पर, तो इसलिए वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। सस्टेन अ लॉस का मतलब होता है अर्न इनकम, सस्टेन अ लॉस। उसने ये वाली बात लिखी हुई है। ये दोनों जुमले आपके सामने आ गए, प्लीज इसको एक बार पढ़िए, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, अतिया ने ऑनलाइन में सवाल किया है कि जो पैसे हमें टैक्स कट के मिले हैं वो कैसे हमारी इनकम होगी। सर मेरी सैलरी थी 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये टैक्स कटने के बाद मुझे क्या मिला? 90,000 रुपये। तो मेरी इनकम कितनी तस्वुर की जाएगी? पूरा 1 लाख मेरी इनकम तस्वुर की जाएगी। ठीक हो गया? कैसे? इसी चैप्टर में आगे आ रहा है, यूनिट नंबर 10 में रिसीट ऑफ इनकम। जब वो पढ़ाएंगे तो आपको ये वाली बात बताऊंगा कि जो टैक्स कटा होता है ना, वो भी आपकी इनकम में से कटा होता है। जितनी आपकी टोटल सैलरी है, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, तो 1 लाख रुपए आपकी इनकम तस्वुर होगी। उस पर जितना टैक्स बनेगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा और उस टैक्स में से फिर जो आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया है वो लेस किया जाएगा। यानी जो टैक्स काट के आपको पैसे मिलते हैं, जो टैक्स कटा होता है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। ये वाली बात इंशाल्लाह यूनिट नंबर 10 में मैंने बड़ी डिटेल में करनी है, लेकिन इन्होंने सवाल किया तो मैंने सोचा इसको एड्रेस कर दूं। जो टैक्स कटा है, जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो आपने एफपीआर को पे करनी होती है उसको कम करता है। ठीक है? तो वो इनकम में शामिल होगी पूरी अमाउंट 1 लाख की। ठीक हो गया? 1 लाख टैक्सेबल इनकम होगी। 1 लाख आपकी इनकम होगी अंडर द हेड सैलरी की, आपने सैलरी ली है। अभी उसके अलावा और पता नहीं कौन कौन सी इनकम है, मैं तो आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ ना। तो वो 1 लाख रुपए आपकी इनकम होगी, उस पर जितना टैक्स बनेगा वो आपकी लायबिलिटी होगी। टोटल जो इनकम तो सारी टोटल करेंगे, उस पर जितना टैक्स बनेगा वो टैक्स आपने अदा करना होगा। ये वाली बात, वो जो टैक्स आपने अदा करना होगा उसमें से जो टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने आपका काटा है वो लेस कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? ये असल क्रक्स है। अलबत्ता मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वाली बात अभी आगे आनी थी। इन्होंने सवाल पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया। फिर सवाल और जवाब की क्लैरिटी के लिए आपके ज़हन में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, दोबारा बता रहा हूँ। जो टैक्स, जो पैसे आपकी इनकम है वो 1 लाख है, उसमें से 10,000 टैक्स कटने के बाद आपको 1 लाख मिला, तो वो कहते हैं कि आपकी इनकम कितनी होगी? सर पूरी 1 लाख आपकी इनकम होगी। और जो टैक्स कटा है वो आपने जो टैक्स एफबीआर को जमा कराना होगा, यानी जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी, वो टैक्स उसको कम करेगा। आगे पढ़ना भी है इंशाल्लाह।
लो सर जी, क्या ये दोनों बातें समझ आ गई? एक बार इसको रीड कीजिए दोबारा। यहाँ पे ITO का लफ्ज आ रहा है, आगे भी जब भी आएगा ITO का मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 होता है। पहले भी बात हुई थी, एक स्टूडेंट ने पूछा तो सोचा आपको भी बता दूं। अच्छा जी, इनकम दो तरह की होती है सर जी। टोटल इनकम का मतलब है दो तरह की इनकम है, एक वो जिस पे टैक्स लगना है, दूसरा वो जिस पे टैक्स नहीं लगना है। इनकम जिस पे टैक्स लगना है उसको कहा जा गया है सब्जेक्ट टू टैक्स, और एक वो जिस पे टैक्स नहीं लगना उसको कहा गया है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जिस पे टैक्स नहीं लगना उसको कहा गया है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो एग्जेम्प्ट का मतलब है कि वो इनकम जो किसी हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करेगी और उस पे टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट है। और सब्जेक्ट टू टैक्स है वो इनकम जो हेड्स ऑफ इनकम में फॉल कर रही होगी। अलबत्ता टोटल इनकम के बाद आ गया टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या है? वो इनकम जो टैक्स के काबिल है, टैक्सेबल है, टैक्स के काबिल है, यानी उस पर टैक्स लगना है। अब करेंगे ये कि टोटल इनकम में से सबसे पहले क्या करेंगे, लेस कर देंगे एग्जेम्प्ट इनकम। टोटल इनकम में से वो इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगना उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। सर ये डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है? वो अलाउंस जो टोटल इनकम को कम करे उसे डिडक्टेबल अलाउंस कहते हैं। वो अलाउंस जो टोटल इनकम को कम करे। सर टैक्स क्रेडिट क्या होता है? जो टैक्स लायबिलिटी को कम करे। टैक्स क्रेडिट क्या होता है? जो टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। और अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है? जो इनकम को कम करता है। याद रखना डिडक्टेबल अलाउंस का इम्पैक्ट क्या होता है। ये देखो, मेरी इनकम थी 1000 रुपये टोटल इनकम, इसमें से एग्जेम्प्ट इनकम थी 100 रुपये, पहले वो लेस किया, पीछे रह गए 900। वही टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम लेस कर दी तो पीछे क्या रह गए, 900 रह गए ना। सर जी नहीं, इसके बाद इसमें से लेस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंस, लेट्स से 200, फिर आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम 700। यानी ये वो वाली इनकम है जिस पे टैक्स लगना है। पॉइंट समझ आ रहा है? इस पे टैक्स लगता है 10% के हिसाब से 70। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई? यस और नो? पहले आपने ये नहीं बताया कि टोटल इनकम में से जो एग्जाम्पल हुई है वो अगर माइनस की जाए तो सब्जेक्टेड टू टैक्स इनकम आती है। हाँ जी, उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आएगी। अब एक चीज को समझें, अल्टीमेटली मुझे ये बताएं कि डिडक्टेबल अलाउंस ने क्या किया है। डिडक्टेबल अलाउंस एक, मैं सर डिडक्टेबल अलाउंस का इंपैक्ट बताना चाह रहा हूं कि ये हरकत क्या करता है। डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस असल में क्या कर देता है, इनकम को कम कर देता है। इनकम कम होगी तो उससे क्या हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा। अगर डिडक्टेबल अलाउंस ना होता तो इनकम 900 होती और टैक्स कितना बनता, 90। तो अल्टीमेटली उसने डिडक्टेबल अलाउंस ने किया क्या है, इनकम को कम किया है जिससे टैक्स कम हो गया। सर टैक्सेबल इनकम में ये वाली बात लिखी थी, जल्दी पढ़ लें फिर मैं आगे चलता हूँ। मैंने एक सवाल किया एक स्टूडेंट ने, उन्होंने कहा है कि एग्जेम्प्ट इनकम में कौन सी इनकम आएगी, या एग्रीकल्चर इनकम आ सकती है। यस, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम होती है।
आगे चलते हैं सर। डिडक्टेबल अलाउंस कौन कौन से हैं सर? डिडक्टेबल अलाउंस टोटल 4 होते हैं। सबसे पहला ज़कात, यानी ये 4 वो चीजें हैं जो टोटल इनकम को कम करेंगी, जिसकी वजह से टैक्स कम होगा। अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज को प्रमोट करना हो तो गवर्नमेंट उसको टैक्स क्रेडिट दे देती है या टैक्स एग्जेम्पशन दे देती है, पढ़ाया था। इसी तरह अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज को प्रमोट करना तो गवर्नमेंट उसको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे भी अलाउ कर देती है। तो डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे अलाउ करने से क्या होगा? इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होगी तो क्या होगा? टैक्स कम हो जाएगा। ज़कात, a person is entitled to a deductible allowance for amount of zakat paid by the person in a tax year under zakat and ushur ordinance 1980। सर जी, जो बंदा ज़कात देगा उसको डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ हो जाएगा और वो उतनी अमाउंट से जितनी अमाउंट से वो ज़कात देगा उसकी टोटल इनकम को कम कर दिया जाएगा। शर्त यह है कि ज़कात जो दी जाए वो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक दी जाए। यानी एक सवाल आया हुआ है पास पेपर में, वो कहता है जनाब एक बंदा है, उसने छुप के अपने रिश्तेदारों को ज़कात दे दी, क्या अब उसको टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलेगी? द आंसर इज नो, नहीं मिलेगी। Where the zakat has been deducted out of profit on debt which is chargeable under the head income from other source, such zakat shall not be deducted again out of total income। समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। सर जी, मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस था 100 रुपये का और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लेट्स से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स था 50 रुपये का। जब मुझे प्रॉफिट ऑन डेट मिला, प्रॉफिट ऑन डेट यानी इंटरेस्ट ऑन लोन मिला, तो बैंक वालों ने 10 रुपए की ज़कात काट कर मुझे 40 रुपए दिए और मैंने जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड के सामने अमाउंट लिखूंगा तो कितनी लिखूंगा? 50 या 40? सर जी, हमने अभी आपको पढ़ाया है कि किसी हेड ऑफ इनकम के सामने कौन सी अमाउंट आती है, उस हेड में जितने टोटल खर्चे थे, जितनी इनकम थी माइनस जितने खर्चे थे। सर जी, यहाँ पर 40 आएगा। टैक्स खर्चा ना हो सर ये जो आपने कहा है वो 10 रुपया टैक्स, मतलब टैक्स का है, मैंने ज़कात नहीं कहा सर, मैंने ज़कात का। ज़कात क्या है? ये ज़कात खर्चा है ना। आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिला, उसमें से ज़कात के 10 रुपए कट के आपको 40 रुपए मिले। अब अगर इसके अलावा आपकी कोई इनकम नहीं है तो आपकी टोटल इनकम कितनी होगी? टोटल इनकम में से क्या लेस करते हैं? डिडक्टेबल अलाउंस लेस करते हैं। ज़कात कितनी थी? 10 रुपए की, वो लेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। यस और नो? शाबाश, ये इसका जवाब है। सर, एक बार 10 माइनस किया तो दोबारा क्यों कर रहे हैं? वो भी यही जुमला कह रहा है। वो अब ये ऊपर जुमला पढ़ना, वो कहता है वेयर द ज़कात हैज बीन डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट। अगर इस प्रॉफिट ऑन डेट की कैलकुलेशन में जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ रहा है, अगर ज़कात कट गई हुई है तो आप उस ज़कात को दोबारा टोटल इनकम में से माइनस नहीं कर सकते। वो भी यही कह रहा है जो आप कह रहे हैं।
कि अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिला जिसमें से ज़कात लेस हो चुकी थी, 50 रुपए का प्रॉफिट ऑन डेट था, उसमें से 10 रुपए की ज़कात लेस हो गया, आपको 40 रुपए मिले, तो आपने प्रॉफिट ऑन डेट, अगर ज़कात में से ज़कात जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट में से लेस हो चुकी थी और आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो वाली अमाउंट लिखी, ज़कात लेस हुई भी, तो एक बार अदर सोर्स में से ज़कात लेस कर तो ली है, अब यही वाली ज़कात दोबारा टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगी। यही उसने लिखा हुआ। क्या ये बात आपको समझ आई? यस और नो? कोई हाँ ना कर दो यार। जी, अगर ज़कात पहले ही प्रॉफिट नॉट डेट में से लेस हो चुकी है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ रहा है, तो वो दो ही ज़कात दोबारा लेस नहीं होगी। अगली बात सुनो। सर जी, एक बंदे की इनकम थी 300 रुपये, उसने ज़कात दे दी है 500 रुपये, इनकम से ज़्यादा ज़कात दे दी, अब क्या होगा? सर जी, चूँकि उसने ज़कात, इनकम थी 300, ज़कात उसने दे दी 500, ये तो उल्टा क्या आ जाएगा? 200 का लॉस हो जाएगा। सर ये जो माइनस आया 200 रुपये, इसका क्या करेंगे? कोई रिफंड मिलेगा? द आंसर इज नो। को कैरेट 2021 में उसने ये किया, 2022 में उसके जज्बात काफ़ी कम हो गए, उसकी इनकम थी 200 रुपये, अब वो उसकी इनकम थी लेट से 400 रुपये, अब वो ये पिछले साल वाली ज़कात कैरेट फॉरवर्ड करके अगले साल एडजस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। पिछले साल उसकी ज़कात एक्सेस थी ना, तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? नो। ना अगर ज़कात एक्सेस दे दी तो ना रिफंड मिलेगा, ना ही अगले साल कैरेट फॉरवर्ड होगा। सर 2.5% किसका है? सर 2.5% वो सोने पे होता है। लेट से बैंक का बैलेंस है, उस बैंक के क्या पता आपका बैंक का बैलेंस मिसाल के तौर पे 10 करोड़ है और आपने इनकम इस साल पूरे साल में कुछ कमाई नहीं है, तो हो सकता है इसमें क्या ऐसी बात है? एक चीज़ बैलेंस पे है, अगर मेरे पास 10 करोड़ है तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैंने इस साल 50 रुपये कमाए, क्या पता मैंने पूरे साल कुछ कमाया ही ना हो सकता है ना, ये बात है। तो भाई ज़कात अगर ज़्यादा है इनकम से तो अमाउंट नेगेटिव में आ जाएगी, लेकिन ये इसका ना रिफंड मिलेगा ना ही कैरेट फॉरवर्ड होगी। सर जी, अगला पॉइंट, अगला डिडक्टेबल अलाउंस है वर्कर वेलफेयर फंड। वर्कर वेलफेयर फंड, सर जी फैक्ट्रियों में जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनकी फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए एक फ़ंड क्रिएट कर दिया जाता है। 2-3 मकासद होते हैं, कोई हादसा हो जाए तो वर्कर्स की मदद की जाए, किसी के घर बच्चा हो गया उसकी मदद की जाए, किसी के घर फोदगी होगी उसकी मदद की जाए, किसी की बच्ची की शादी उसकी मदद की जाए। ये सारी चीज़ों के लिए एक फ़ंड क्रिएट किया जाता है फैक्ट्रीज़ में, इदारों में, इंस्टीट्यूशन में, जो वर्कर वेलफेयर फ़ंड होता है। और गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसमैन को क्या करती है? एनकरेज करती है कि इस वर्कर वेलफेयर फंड में पैसे दो। गवर्नमेंट कहती है कि जो FBR कहता है कि जो बंदा इस वर्कर वेलफेयर फंड में पैसे देगा उसको क्या मिलेगा? डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? वो बंदा वर्कर वेलफेयर फंड में पैसे देगा, उतने ही पैसे से उसकी इनकम कम कर देंगे, इनकम कम कर देंगे तो टैक्स कम हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा? फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, अगर कोई बंदा वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 के मुताबिक पैसे जमा करवा, पैसे दे देता है वर्कर वेलफेयर फंड को, तो उसे डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। अलबत्ता अगर कोई ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, any amount paid to province by trans provisional organization shall not be allowed as deductible allowance। वो कहता है अमाउंट पेड टू द प्रोविंस बाय एक से ज़्यादा सूबे, यानी अगर एक से ज़्यादा सूबों में कोई ऑर्गेनाइजेशन है
और वो वर्कर वेलफेयर फंड का पैसा प्रोविंस को दे देते हैं तो उन्हें ये डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। तो ये उन्हें एक्सेप्शन है इस रूल की कि अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक से ज़्यादा सूबों पर है और वो वर्कर वेलफेयर फंड किसी सूबे को दे दे तो उन्हें ये वाला डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह ही वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है। बाज़ औक़ात फैक्ट्री वाले कहते हैं जी अगर हमें कमाई होगी तो हम आपके साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे, छोटी सी परसेंटेज वो वर्कर्स को दे देते हैं। इस केस में वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड का कानून है 1968 का। अगर कोई इदारा वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के तहत कोई पैसा देता है तो उसे भी एज डिडक्टेबल अलाउंस इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी। हाँ, फिर वही लाइन लिखी हुई है, अगर ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन हो और पैसे प्रोविंसेस को दे दिए जाएं तो ये डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। डिडक्टेबल अलाउंस टोटल 4 होते हैं। सबसे पहला ज़कात, दूसरा वर्कर वेलफेयर फंड, तीसरा वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये तीनों मैंने पढ़ा दिए। चौथा प्रॉफिट एजुकेशनल एक्सपेंस। एजुकेशनल एक्सपेंस इंशाल्लाह मैं कल पढ़ा दूंगा, आज टाइम ख़त्म हो गया। अब मंडे को इंशाल्लाह कल आपको बताता चलूँ, इंशाल्लाह इस मंडे वाले दिन टेस्ट होगा आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 का यूनिट 1 और 2, यानी वो जो टैक्स ईयर वाला जो मैंने पढ़ाया है सिर्फ वो वाला एरिया आपका इस मंडे वाले दिन टेस्ट होगा। क्लास अपने टाइम पे होगी, क्लास के अलावा फ्रॉम 9 to 5 हम आपको स्लॉट देंगे, जिस टाइम पर आप फ्री हो टेस्ट दे सकते हैं। सब लोगों के लिए टेस्ट देना ज़रूरी होगा। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।